नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं और सिर्फ खबर दिखाते ही नहीं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं ताकि आप सिर्फ खबर देखें नहीं बल्कि उसकी पूरी तस्वीर और सियासत का गणित भी समझ सकें। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। शॉर्ट में पहले आपको बताते हैं और फिर एक एक करके पूरी कहानी समझेंगे। पहली खबर होगी, चुनाव बाद महागठबंधन में महाभारत क्यों मचा हुआ है। इसके पीछे की खबर आपको समझाएंगे क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जुबानी जंग जारी है। दूसरी खबर होगी, बिहार में बुलडोजर एक्शन आपको समझाएंगे क्योंकि आज भी बिहार के कई अलग अलग जिलों में बुलडोजर चलता हुआ नजर आया है। और इसके साथ ही अगली खबर होगी, चर्चा में लालू प्रसाद का बन रहा बंगला, यानी कि लालू प्रसाद यादव के बंगले पर जो चर्चा हो रही है वो भी आपको समझाएंगे। और इसके साथ ही चौथी खबर होगी, मौलाना मदनी के बयान पर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है, ये खबर भी आपको हम समझाएंगे। लेकिन शुरुआत सबसे पहले करते हैं, बिहार चुनाव के नतीजे के बाद आरजेडी कांग्रेस में जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस को जो भी वोट मिला है ना चुनाव में, वो आरजेडी के कारण मिला है। अब मंगनी लाल मंडल के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने गठबंधन धर्म निभाने की नसीहत दे दी। तो वहीं एनडीए के नेता आरजेडी और कांग्रेस की जुबानी जंग पर तंज कस रहे हैं। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर आपको समझाएंगे। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। अगर हमारी कोई राजनीतिक ताकत नहीं होती तो कोई हमसे गठबंधन करता ही क्यों। चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के अंदर का मतभेद दरार का रूप लेता दिख रहा है। आरजेडी और कांग्रेस में जबरदस्त आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के अंदर तो एकला चलो की चर्चा तक भी होने लगी है। मेरा तो मानना है कि जनता चाहती है अलग लड़ना, लेकिन यह निर्णय हमारे आदरणीय खड़गे साहब राहुल गांधी जी लेंगे। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को जो भी वोट मिले वो आरजेडी के कारण ही मिले। मंगनी लाल ने कांग्रेस पर ऐसा क्यों कहा, दोनों दलों के बीच जुबानी जंग क्यों तेज हुई, वो भी बताएंगे। पहले सुन लीजिए मंगनी लाल मंडल ने क्या कहा। वोट जितना उनको मिला है, राष्ट्रीय जनता दल का वोट मिला है। जो वोट और अतिरिक्त मिला है वो राष्ट्रीय जनता दल के कारण मिला है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता असितनाथ तिवारी ने पलटवार करने में तनिक भी देर नहीं की। क्या कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। गठबंधन के सहयोगी दलों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। जिनको ये नहीं आता है उन्हें गठबंधन धर्म का मतलब समझ नहीं आता। आरजेडी कांग्रेस में टकराव हो और एनडीए के नेता तंज न कसें, ऐसा कैसे हो सकता है। राजद और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव के पहले भी गड़बड़ था, अभी भी गड़बड़ है। बीजेपी जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में कहा कि बेमेल गठबंधन का यही हश्र होता है। जैसे पानी और तेल का है ना संबंध, उसी तरह का दोनों का कांग्रेस और आरजेडी का संबंध है। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद तेज हुई आरजेडी कांग्रेस की तकरार कहां तक जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये फसाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस नेताओं ने अपनी समीक्षा बैठक के दौरान आरजेडी पर कांग्रेस के उम्मीदवारों को हरवाने का आरोप लगाया था, जिस पर मंगनी लाल मंडल ने पलटवार किया और बात बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गई। सवाल है कि क्या महागठबंधन से अलग हुई दुनिया बसाएगी कांग्रेस। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और दिल्ली से रिपोर्टर रवि सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आइए अब समझते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी में आखिर तकरार क्यों है। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के अंदर अब समीक्षा का दौर चल रहा है। मतलब कांग्रेस ये जानने की कोशिश करे कि हार किस वजह से हुई। 27 नवंबर को हार की समीक्षा पर पहली बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बिहार कांग्रेस के नेता पहुंचे थे और अपनी अपनी राय उन्होंने रखी थी।
बैठक के बाद भी कांग्रेस के कुछ नेताओं की राय है कि बिहार में अब नए सिरे से कांग्रेस को बेस तैयार करना चाहिए, यानी कि अपने जो पुराना बेस कांग्रेस का रहा है बिहार में उसे पार्टी और मजबूत करे, अपने पुराने समीकरण पर फोकस करना चाहिए। ये राय कांग्रेस के नेताओं की है। तो 1990 के पहले कांग्रेस का जो एक बेस वोट बैंक बिहार में माना जाता रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो सामाजिक समीकरण है तो मुस्लिम, दलित, भूमिहार और ब्राह्मण जैसी जातियां हैं। इसी वोट बैंक ने लंबे समय तक कांग्रेस को सत्ता दिलाई। अगर इन चारों जातियों की आबादी को बिहार में कुल अभी देखें तो आबादी 44% तक बताई जा रही है। अब आप समझिए कि कांग्रेस और आरजेडी में तकरार क्यों बढ़ रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदर अब अलग चलने की चर्चा शुरू हो गई है। मतलब कांग्रेस पार्टी अब बिहार में अकेले चले ये सोचा जा रहा है। जैसा कि खुद अजीत शर्मा ने बताया, कांग्रेस के कुछ नेता ये मानते हैं कि सहयोगियों से कोई फायदा कांग्रेस को हो नहीं रहा है। चुनाव में सहयोगी अपना वोट कांग्रेस को नहीं दिलवा पाए, तो गठबंधन होने से पार्टी के जो कोर वोटर हैं वो भी पार्टी से छिटक गए। अब कांग्रेस में ऐसी चर्चा से आरजेडी के नेता नाराज हो गए। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष सामने आए। मंगनी लाल मंडल ने कह दिया कि कांग्रेस को चुनाव में जो कुछ भी वोट मिला भी है वो आरजेडी का ही है। तो बिहार में कांग्रेस बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती है। आरजेडी का जनाधार ही है बिहार में, कांग्रेस का तो है ही नहीं। अब दोनों पार्टियों के बीच चल रही तकरार के बीच पिछले 5 चुनाव में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो कितना रहा वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 2005 से। देखिए 2005 में कांग्रेस जो है वो 51 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 9 सीट पर जीत कर आई थी। वोट शेयर 6.1% था। फिर 2010 की बात कर लीजिए, 243 सीट पर चुनाव लड़ी कांग्रेस, 4 पर जीत कर आई, 8.4% वोट शेयर रहा। 2015 के चुनाव में 41 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे, 27 सीटें जीत पाई थी, 6.8% वोट शेयर था। फिर 2020 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, सिर्फ 19 सीटें जीत पाई थी, 9.6% उनका वोट शेयर था। और 2025 के विधानसभा चुनाव में 61 सीटों पर अपने उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे, 6 पर जीत मिली, 8.9% वोट शेयर रहा। अब कांग्रेस के अंदर नेताओं का एक बड़ा वर्ग सोचता है कि गठबंधन के बावजूद कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो बढ़ नहीं रहा है। अलग चलने से पार्टी की जमीन बिहार में मजबूत होगी। बिहार में जो पुराना बेस वोट है वो पार्टी से फिर से जुड़ेगा। 2029 से पहले बिहार में आत्मनिर्भर बने कांग्रेस पार्टी, ये सोच कांग्रेस के नेताओं की है और यही वजह है कि आरजेडी में इससे नाराजगी देखी जा रही है। बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। देखिए बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर पीले पंजे जो है वो कहर बरपा रहे हैं। बुलडोजर चलाकर सरकार अतिक्रमणकारियों को अब ये साफ संदेश दे रही है कि अब भी मौका है, सुधर जाओ। सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर आपको समझाएंगे। बिहार में नई सरकार आने के बाद बुलडोजर एक्शन जारी है। कानून तोड़ने वालों पर करारा प्रहार किया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने की बड़ी मुहिम चल रही है। राजधानी पटना की ये तस्वीरें देखिए। बोरिंग रोड में बुलडोजर कैसे सीना ताने खड़ा है। अतिक्रमण पर पीले पंजे के प्रहार के बाद अब हड़कंप मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर शहर में बीते कई दिनों से बुलडोजर एक्शन जारी है। अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान के बाद शनिवार को लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोगों ने बुलडोजर के चक्के की हवा निकाल दी, ड्राइवर की पिटाई की और शीशे भी तोड़ दिए। हालात बिगड़ता देख पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला और दोबारा अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो गया। देखिए अतिक्रमण बहुत पुराना अतिक्रमण है तो थोड़ा बहुत विरोध तो होता ही है, ये एक्सपेक्टेड होता है, बट ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अब जरा सीतामढ़ी की तस्वीरें देख लीजिए। किस तरह से बुलडोजर अपना मुंह खोले अतिक्रमण पर वार कर रहा है।
बुलडोजर एक्शन मोड में है और अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मकान, सड़क किनारे लगे दुकान को पलक झपकते ही बुलडोजर तबाह कर दे रहे हैं। बुलडोजर ने अवैध निर्माण को धराशायी कर दिया। बुलडोजर के प्रहार से अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। आरा शहर में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें दिखी। शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए बुलडोजर एक्शन मोड में आ चुका है। भारी संख्या में पुलिस जवान के साथ शहर के गोपाली चौक से लेकर रामगढ़िया तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वैशाली में भी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है। शहर के जौहरी बाजार, त्रिमूर्ति चौक से लेकर रामाशीष चौक तक अभियान चलाया गया। सड़क किनारे बने अवैध दुकानों को बुलडोजर ने अपना शिकार बनाया। बोधगया में भी अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा से पहले अतिक्रमण पर बुलडोजर ने कहर बरपाया। यहाँ देश विदेश से करीब 20,000 से ज्यादा तीर्थयात्री बोधगया पहुंचने वाले हैं। ऐसे में भीड़ और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। अतिक्रमणकारियों और कानून तोड़ने वालों को सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। हर शहर में बुलडोजर सीना ताने अतिक्रमणकारियों पर ताबड़तोड़ वार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखिए, बिहार में नई सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक्शन की चर्चा काफी जोर पर हो रही है। तो ऐसे में आइए बुलडोजर एक्शन को समझाते हैं कि बिहार में बुलडोजर का ये एक्शन आखिर क्यों चल रहा है। तो बिहार में शहर शहर बुलडोजर का एक्शन जारी है। तो ऐसे में सबसे पहले आप जानिए कि आज कहां-कहां ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, आरा, वैशाली, बोधगया में आज ये पीला पंजा चला है। अब आप लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर बिहार में क्यों चल रहा है बुलडोजर। तो आपको बता देते हैं, ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। यानी सड़क पर अवैध कब्जा करने पर चलाया जा रहा है, वो भी कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद चलाया जा रहा है। तो बिहार में बुलडोजर एक्शन के मायने अब आपको समझाते हैं। देखिए, अब अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी, ये साफ संदेश है। सड़क पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये संदेश लोगों को दिया जा रहा है। और अवैध कब्जा आप खुद हटा लीजिए, अगर नहीं हटाएंगे तो बुलडोजर एक्शन होगा। बुलडोजर के जरिए आपके अवैध अतिक्रमण को हटा दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे, बात अगली खबर की। पटना के महुआ बाग इलाके में बन रहा लालू प्रसाद का एक आलीशान बंगला फिर से चर्चा में आ गया है। आखिर क्यों अचानक लालू प्रसाद के निजी बंगले की चर्चा तेज हो गई है? सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर खबर समझाएंगे। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दे दिया गया है और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट भी कर दिया गया है। इसके बाद से बिहार में नई बहस छिड़ गई है। लेकिन 10 सर्कुलर रोड खाली करने के पहले बिहार के सियासी गलियारे में कुछ सवाल तैर रहे हैं। सवाल ये कि क्या 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करेंगी राबड़ी देवी? क्या 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड बंगले में शिफ्ट होगा लालू परिवार? इन सवालों के बीच आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का बन रहा आलीशान निजी बंगला भी चर्चा में आ गया है और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये दानापुर अंचल का महुआ बाग का इलाका है। पटना के महुआ बाग में बन रहे बंगले की तस्वीर देखिए। ये घर पिछले 1.5 साल से तैयार हो रहा है। देख रहे हैं और यहीं से ठीक आगे अगर आप देखेंगे तो जो सामने जो आवास दिखाई पड़ रहा है, जो निर्माण हो रहा है, ये लालू प्रसाद यादव का जो घर है वो है। भव्य तरीके से यह मकान तैयार हो रहा है जिसमें 7 से 8 बड़े कमरे हैं, स्टाफ क्वार्टर है, गार्डन एरिया के साथ मीटिंग हॉल और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने की बड़ी सी जगह भी है। पूजा घर और चारों तरफ 15 फीट ऊंचा बाउंड्री तैयार किया गया है जिसका निर्माण कार्य खुद लालू प्रसाद मॉनिटर करते हैं। लालू प्रसाद यादव जो है वो खुद यहाँ पे इस मकान को देखने के लिए पहुंचे हैं और ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप जरा देखिए कि यहाँ पे आपको दिखाएं कि लालू प्रसाद यादव जो है वो यहाँ पे पहुंचे हैं अपने आवास को देखने के लिए। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड वाला आवास खाली करने का नोटिस मिलने के बाद कयासबाजी तेज हो गई है कि लालू परिवार 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट होने की बजाय अपने महुआ बाग वाले बंगले में शिफ्ट हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और आइए अब समझते हैं कि चर्चा में क्यों है लालू प्रसाद का महुआ बाग वाला बंगला। तो आपको बता दें कि राबड़ी देवी को पटना के 10 सर्कुलर रोड वाला सरकारी आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। मतलब उनसे कहा गया है कि अब वो आवास खाली कर दें और उन्हें दूसरा बंगला सरकार की तरफ से अलॉट कर दिया गया है, जो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें मिलना चाहिए, तो उन्हें दूसरा बंगला अब दे दिया गया है। राबड़ी देवी का पता यानी कि जो अब तक 10 सर्कुलर रोड रहा है, लेकिन अब जब उनका बंगला खाली करने को नोटिस भेजा गया है तो उनका फैसला जो है बदलाव होने जा रहा है उनके पते में, यानी कि अब राबड़ी देवी का सरकारी पता हो जाएगा 39 हार्डिंग रोड। अब तक पटना का 10 सर्कुलर रोड राबड़ी देवी का सरकारी आवास रहा। 16 जनवरी 2006 से 10 सर्कुलर रोड लालू परिवार का सरकारी पता है। 20 साल से 10 सर्कुलर आवास पर ही पूरा लालू परिवार रहता है। राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास से राजनीतिक गतिविधि संचालित होती है, सारे बड़े फैसले यहीं से लिए जाते हैं। 20 साल बाद आवास खाली करने के नोटिस की वजह से अब चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। राजनीतिक बदले से बंगला खाली कराने का आरोप आरजेडी की तरफ से सरकार पर लगाया जा रहा है। लेकिन अब आप सवालों के जरिए समझिए पूरा मामला। तो सवाल नंबर 1, क्या 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली करेंगे राबड़ी देवी? सवाल नंबर 2, 10 सर्कुलर रोड से 39 हार्डिंग रोड बंगले में क्या शिफ्ट होगा लालू परिवार? सवाल ये भी कि 10 सर्कुलर रोड से महुआ बाग वाले निजी बंगले में शिफ्ट होगा लालू परिवार? हालांकि वो सवाल हैं जो भी बिहार की राजनीति में उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ मौलाना मदनी के बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। मौलाना मदनी ने कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी के इसी बयान पर बीजेपी ने करारा जवाब दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। ये उनको कहां से लग रहा है कि बिहार के मुसलमानों को दिक्कत है? बिहार के मुसलमान पूरी तौर से बिहार के अंग है, देश के अंग है, और ऐसे ही ताकतों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लड़ रही है। और मुझे लगता है कि इस बार का मतदान विशेष रूप से बिहार के मुसलमान और देश के मुसलमानों का तो ये संवाद कि आप अच्छे लोग हैं, ऐसे लोगों ने आपका बड़ा दुरुपयोग किया है, इनसे सावधान रहिए। मुसलमानों को दिक्कत होगी तो देश में जिहाद हो जाएगी। देखिए, इस तरह की धमकी देने वाला अपराधी प्रवृत्ति का ही व्यक्ति हो सकता है। ये कोई शरीफ आदमी ऐसा बात नहीं कर सकता। पूरे दुनिया में अगर मुस्लिम समाज के हमारे भाई बहन कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा सुविधा युक्त हैं, तो वो भारत है। अब आप खबर तो समझिए, मौलाना मदनी के बयान पर आखिर बवाल क्यों मचा हुआ है, ये समझाते हैं आपको। देखिए, समझिए कि मौलाना मदनी ने आखिर अब तक कहा क्या क्या है। तो मौलाना मदनी की तरफ से कई सारे बयान दिए गए हैं, जिस पर अब राजनीति काफी ज्यादा गर्मा गई है और जवाब भी करारा उन्हें मिल रहा है। मौलाना मदनी ने कहा कि इस्लाम के दुश्मनों ने जिहाद शब्द को बदनाम किया। जिहाद केवल हिंसा नहीं है, ये पवित्र कर्तव्य है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मौलाना मदनी यही नहीं रुके। अपने भाषण में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उस पर भी टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। यह आरोप उन्होंने लगाया है सुप्रीम कोर्ट पर। मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की और यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट उसी समय सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वो संविधान की पाबंदी करे। मौलाना मदनी के बयान को बीजेपी ने क्या कहा, अब आप ये भी समझिए। तो बीजेपी की तरफ से कहा गया कि मौलाना मदनी ने जो बयान दिया है वो भड़काऊ है और देश को बांटने वाला उनका ये बयान है। मौलाना मदनी के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी क्या कहा, वो भी आपको समझाते हैं। देखिए, मदनी का बयान समाज को बांटने वाला है, ये मौलाना शहाबुद्दीन की तरफ से कहा गया है। देश को भ्रमित करने वाला बयान मौलाना दे रहे हैं
मौलाना मदनी का ये बयान कुछ वैसा ही है। मदनी देश के मुसलमानों को उकसा रहे हैं, शांति के माहौल को खराब करना चाहते हैं मौलाना मदनी। तो अब इसके लिए विरोध के स्वर उठ रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं अगली खबर की ओर। झारखंड में कोयला चोरी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में चल रहे कथित कोयला चोरी रैकेट पर सख्त कार्रवाई की मांग की, जिस पर जेएमएम ने ढुल्लू महतो का नाम लेते हुए चुनौती दी है। कोयला चोरी को लेकर सियासत, बाबूलाल का सवाल मचा बवाल। जी हां, झारखंड में कोयला चोरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में चल रहे कथित कोयला चोरी रैकेट पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, धनबाद में कोयला चोरी के खिलाफ जब से मोर्चा खोला है उसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां कोयला माफियाओं में भय का माहौल पैदा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ आम जनता का भरपूर समर्थन और आभार संदेश हमें लगातार मिल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई और हमारे खुलासे के बाद ये धंधा थोड़ा धीमा हुआ है। मैं वादा करता हूं कि मेरे द्वारा खुलासा करने से अगर चोरों में भय पैदा हुआ है तो आगे भी हम समय समय पर जानकारी जुटाकर ये खुलासा करते रहेंगे। बाबूलाल मरांडी के पोस्ट के तुरंत बाद जेएमएम ने एक कड़े बयान के साथ पलटवार किया। जेएमएम ने बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो का नाम लेते हुए मरांडी को चुनौती दी। जेएमएम ने लिखा, ढुल्लू महतो नाम तो सुना ही होगा आपने, अगर आप में जरा सी भी हिम्मत है तो उंगली डालकर ही दिखा दीजिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।